कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रखी जाए तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे और उसके बाद से सीधे चलेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में चेन किस तरह से कार्य करता है तो उसको देखने हम पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्रता केंद्र अर्थात सी पर रखी जाए तो वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी अगर वस्तु तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा या प्रतिबिंब की प्रकृति या स्थिति क्या होगी। तो देखिए यह ए और बी यह वस्तु है, यह क्या है, यह वस्तु है, यह कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो जब यहाँ पे वस्तु रखी जा रही है तो यह क्या है, मुख्य अक्ष है, यह मुख्य अक्ष है। तब मुख्य अक्ष के समानांतर ये जाने वाली किरण जब ये सब परावर्तित होगी तब परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगी, तो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये हम लोग कंडीशन पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरण जाती है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, तो मुख्य फोकस से होकर तो गुजरेगी, ये सही है। और दूसरा, यह जब वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो यहाँ से दूसरी किरण जो आएगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। तो जब मुख्य फोकस से होकर किरण आती है तो परावर्तित होने के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है। इसका मतलब यह किरण जब आएगी तो परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम देख रहे हैं साफ साफ कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी गई और प्रतिबिंब भी उसका यहाँ सी पर ही बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है। अर्थात जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो सी पर ही बनता है। सी मतलब होता है वक्रता केंद्र, यानी वस्तु को जब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक, और वस्तु देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है और यह प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। इसका मतलब वास्तविक और उल्टा, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा है। और कितना बड़ा वस्तु, देखिए वस्तु जो है इतना बड़ा है और प्रतिबिंब भी इतना ही बड़ा है। इसका मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु के बराबर। यानी तीसरे कंडीशन में हम लोग देखें कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है और स्थिति क्या होती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है कि वह वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है और कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। यह कब था, वक्रता केंद्र पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या होता है, कि यह ऐसे पूछा जा सकता है कि वस्तु का उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, अवतल दर्पण के सामने। तो कहाँ रखा जाना चाहिए, वक्रता केंद्र पर रखा जाना चाहिए। अगर वक्रता केंद्र पर रखा गया हो तो प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा। मैंने 5 सेंटीमीटर का अगर कोई पेंसिल है और वक्रता केंद्र पर रखा गया है तो प्रतिबिंब भी 5 सेंटीमीटर लंबा ही बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चौथा कंडीशन, जब वस्तु एफ और सी के मध्य रखा जाए, मतलब जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने एफ और सी, एफ कैपिटल एफ का मतलब मुख्य फोकस और सी का मतलब वक्रता केंद्र, यानी जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाए तब प्रतिबिंब की प्रकृति स्थिति क्या होगी। तो चित्र से हम देख सकते हैं, यह अवतल दर्पण है, यह इसका मेन एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, यह वक्रता केंद्र है, मुख्य फोकस है। तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में यह वस्तु ए बी यहाँ रखी गई है। तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर यह किरण जो जा रही है तो इस परावर्तक तल से परावर्तित होने के पश्चात सीधे मुख्य फोकस से होकर यह गुजरेगी, तो गुजर गई। दूसरा, यहाँ जब वस्तु रखी गई है तो ऐसा आभास किया जाएगा कि वक्रता केंद्र से अगर यह किरण डाली जाए तो परावर्तित होने के पश्चात पुनः वक्रता केंद्र से होकर ही जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण सीधे सीधे उसी रास्ते में लौट आती है, किसी दूसरे रास्ते में उसका परावर्तन नहीं होता है। इसका मतलब ये कि यह यहाँ से जाएगी तो फिर उसी रास्ते में लौट आएगी और ये दोनों किरणें जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी वही तो प्रतिबिंब बनेगा, वही इमेज बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों प्रतिच्छेदित कर रही हैं और यह बिंदु कहाँ है, तो कैपिटल सी से आगे है। कैपिटल सी से आगे का मतलब सी से परे, यानी सी से अधिक दूरी पर है। तो हम कह सकते हैं कि जब वस्तु को कैपिटल एफ यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है, तो स्थिति होती है सी से परे, अर्थात वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर, यानी प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। दूसरा, प्रतिबिंब देखिए वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा
और कैसा वस्तु से बड़ा बनेगा, और कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि वस्तु ऊपर है और यह नीचे बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, यानी वास्तविक व उल्टा बनेगा। यानी जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने F और C के मध्य रखा जाए तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है वक्रता केंद्र से परे, यानी वक्रता केंद्र से अधिक दूरी पर। वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक या उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। यह था चौथा पॉइंट। 2 पॉइंट और बचा हुआ, उसके बाद से उपयोग हम लोग देख लेते हैं तो समाप्त हो जाएगा। 5वां कंडीशन हम लोग देखें कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने F पर रखा जाए, F मतलब मुख्य फोकस पर रखा जाए, मुख्य फोकस पर, जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर हो तो उसके प्रतिबिंब की प्रकृति और स्थिति क्या होगी। तो मुख्य फोकस पर यह वस्तु है। अब यहाँ से जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जाएगा तो परावर्तित होने के पश्चात तो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगा, और दूसरा यहाँ वक्रता केंद्र से जो कर जाएगा वो सीधे वक्रता केंद्र से होकर ही गुजर जाएगा। अब डैश डैश का मतलब हुआ कि इधर कहीं नहीं मिल रहे हैं, मतलब कहीं सुदूर जाके मिल रहे होंगे। इसका मतलब हुआ कि जब वस्तु को कैपिटल F अर्थात मुख्य फोकस पर अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनता है, अनंत दूरी पे जाके बनता है। और कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और जब अनंत पे जाके बनेगा तो इसका मतलब इधर चला जाएगा, एकदम नीचे है ना, तो यहाँ जब चला जाएगा तो मुख्य अक्ष से एकदम नीचे हुआ, इसका मतलब इसका बड़ा प्रतिबिंब बन गया। इसका मतलब कि वस्तु से अत्यधिक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब बहुत बड़ा बनता है। जितना छोटा वस्तु होता है उससे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस स्थिति में, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी जाए। वस्तु को जब मुख्य फोकस पर रखा जाता है अवतल दर्पण के सामने तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पे, अनंत पे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और वस्तु से अत्यधिक विवर्धित अर्थात वस्तु से बहुत ज्यादा बड़ा बनता है। अब लास्ट कंडीशन, 6वां कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। जब वस्तु F और P के मध्य हो, अगला कंडीशन 6वां, जब वस्तु F माने मुख्य फोकस और P मतलब ध्रुव के मध्य हो। तो वस्तु को अवतल दर्पण के सामने जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पे रखा जा रहा है तो यही एक कंडीशन है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग पढ़े हैं कि सभी अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। मात्र एक यही लास्ट कंडीशन होता है जिसमें प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, नहीं तो सभी अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा ही बनता है, इसलिए इसको ज़्यादा लाइक करता है एग्जामिनर। तो जब मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो यहाँ से जो आएगा प्रकाश ध्रुव की ओर तो सीधे सीधे उसी कोण पे परावर्तित हो जाएगा, और वक्रता केंद्र से जो जाएगा वो तो इधर ही चला जाएगा, लेकिन ये दोनों किरणें आपस में कहीं नहीं मिलेंगी। तो ऐसा मान लिया जाता है, हालांकि इधर तो कलई किया गया है, लेकिन ऐसा मान लिया जाता है कि यह अगर किरण पीछे गई होती, यह अगर पीछे गई होती तो इस बिंदु पर मिली होती, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना होता है। तो इस हिसाब से कि जब वस्तु F और P के मध्य रखा जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु इतना छोटा है, प्रतिबिंब देखिए कितना बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु से बड़ा बनता है। कहाँ बनता है, तो दर्पण के आगे तो वस्तु रखा गया है और दर्पण के पीछे बनता है, यानी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। और कैसा बनता है, चूंकि डैश डैश से मिलाया गया है, वास्तव में कलई कर दिया गया है, पेंटिंग कर दिया गया है, तो पेंटिंग करने से तो मिलेगा नहीं, लेकिन पेंटिंग करने से नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा माना गया कि यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बन रहा है। और आभासी बन रहा है तो मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु को रखा गया है या प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन रहा है, इसका मतलब आभासी और सीधा बन रहा है। यानी जब वस्तु F और P के मध्य रखा गया तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो गई, दर्पण के पीछे हो गया, वस्तु से बड़ा हो गया और आभासी और सीधा हो गया। यह था पूरा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग देख लेते हैं अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देखेंगे तो उपयोग, इस अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग तो सर्च लाइटों में किया जाता है, या टार्च होता है तो टार्च के आगे वाला जो वो दर्पण होता है, जो शीशा, वो भी किसका बना होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। फिर चेहरा देखने में जो शीशे का प्रयोग किया जाता है, या सैलून में जो शीशा होता है उसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है ना, बड़ा दिखाई देता है, यानी बाल कटाया जाता है वहाँ पे। तो चेहरा का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फिर अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो सौर भट्टियों में किया जाता है। सूर्य की ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को एक जगह एकत्रित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। पुनः इसका प्रयोग और किस जगह किया जाता है अवतल दर्पण का, तो दंत विशेषज्ञों के द्वारा, मतलब दांत के जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जब दांत वगैरह में वो लोग देखते हैं कि दांत में जो बीमारी है वो कैसा है या दांत कैसा है, तो वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दांत के आंतरिक भाग क्यों करते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाकर देता है। इसका मतलब है कि छोटी अगर वह वस्तु होगी तो उसका बड़ा दिखाई देगा, तो जो भी चीज़ें होंगी स्पष्ट दिखाई दे देगा। इसी कारण अवतल दर्पण का प्रयोग फिर से देख लेंगे कहाँ कहाँ किया जाता है।
सर्च लाइटों में, टार्च में, जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होता है, उसके अग्र दीपों में, आगे वाला दीप, ऑब्जेक्ट मिरर में नहीं, ऑब्जेक्ट मिरर तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, जो पीछे वाला वस्तु देखा जाता है वो तो अवतल नहीं उत्तल दर्पण होगा, लेकिन आगे वाला जो मिरर होता है वो अवतल दर्पण का होता है। फिर टार्च में होता है, सर्च लाइट में होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग सौर भट्ठियों में किया जाता है। सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को, सौर ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। और दंत विशेषज्ञों के द्वारा दांत को देखने में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और चेहरे को देखने में भी, सैलून में जो चेहरे देखा जाता है वहाँ पर भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ये टोटल था अवतल दर्पण। अब हम लोग कल पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का थोड़ा सा उपयोग पढ़ लेंगे और उसके बाद से सीधे चलेंगे 1/f = 1/v + 1/u में चिन्ह किस किस तरह से कार्य करता है उसको देख लेंगे।